एपिसोड 11 to 20, अध्याय 11, उसके आलिंगन में सोना। दुकान से बाहर निकलने के बाद जीमिंग ने उसका हाथ अपनी कमर से हटा लिया और उससे अलग हो गई। ये देखकर लिवेई ने ठंडे चेहरे के साथ उसकी ओर देखा। जीमिंग ने उसके बिगड़े हुए चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और मॉल में इधर उधर देखने लगी। वह इस जगह की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। मॉल से बाहर निकलने के बाद लिवेई ने पहले उसे घर भेजने और फिर कार्यालय जाने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सहायक गु शाओ को पहले ही संदेश भेज दिया था कि वे अपनी बैठकें दोपहर तक स्थगित कर दें। कार्यालय में गु शाओ सभी विभागों के प्रमुखों के साथ उनकी साप्ताहिक रिपोर्ट की जांच करने के लिए बैठक की तैयारी कर रहे थे। वह विभिन्न विभागों द्वारा भेजी गई सभी फाइलों को व्यवस्थित कर रहे थे। तभी उनके फोन पर एक सूचना आई, डिंग। उसने अपना फोन खोला और देखा कि यह लिवेई का संदेश था। उसका हाथ हवा में जम गया। संदेश पढ़कर वह हैरान रह गया। सभी बैठकें दोपहर तक स्थगित कर दी गई हैं। संदेश में यही कहा गया था और कुछ नहीं। गु शाओ ने संदेश को देखा और सोचा, आखिर इस आदमी को ऑफिस में देर से आने की क्या जरूरत थी। वह अनजाने में बुदबुदाया। लिवेई एक काम में डूबा रहने वाला आदमी था जो कभी ऑफिस देर से नहीं आता था और हमेशा देर से ही ऑफिस से निकलता था। उसे देर तक काम करने की आदत थी और उसकी वजह से गु शाओ समय पर घर नहीं जा पाता था। वह अपने बॉस को अकेले काम करते हुए कैसे छोड़ सकता है। मैं बहुत खुश हूं कि आखिरकार मैं बाहर जा सकता हूं और एक कप कॉफी का आनंद ले सकता हूं। ये पहली बार है जब ये राक्षस देर से आ रहा है। अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूं। वह अपनी सीट से उठकर उसके लिए कॉफी खरीदने चला गया। अल्पविराम। कार में जीमिंग पहले की तरह खिड़की के पास बैठकर बाहर की ओर देख रही थी। लिवेई अपने टैबलेट पर गु शाओ द्वारा भेजी गई फाइलें पढ़ रहा था। तभी सड़क पर ब्रेकर के कारण कार थोड़ी हिलने लगी। शशिश। जीमिंग जो खिड़की से सिर झुकाकर सो रही थी, दर्द से कराह उठी। उसे ये भी नहीं पता कि वह कब सो गई। वह सुबह जल्दी उठ गई और उसका शरीर अभी भी कमजोर था और दवाओं के कारण उसे नींद आती रही। जब वह कार में बैठी तो एयर कंडीशनर ने उसे आराम दिया और वह बाहर की इमारतों को देखते हुए सो गई। लिवेई ने उसकी ओर देखा तो उसने देखा कि वह खिड़की पर सिर टिकाकर सो रही है। इससे पहले जब सड़क पर ब्रेकर के कारण कार हिली तो उसका सिर खिड़की से जोर से टकराया। उसने उसका चेहरा देखा जो उसके काले बालों से ढका हुआ था और सूरज की किरणें उसकी आंखों को छेड़ रही थीं। अपने सामने ये दृश्य देखकर उसकी आंखें कोमल हो गईं। उसने आह भरते हुए अपना हाथ बढ़ाया और सावधानी से उसका सिर पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके सिर पर फिर से चोट लगे, क्योंकि उसे पहले से ही अपनी याददाश्त नहीं है। एक और चोट उसे पूरी तरह से बेवकूफ बना देगी। उसने ऐसा केवल विचार के कारण किया और कुछ नहीं। ये पूरी तरह से उनकी दयालु मंशा है। जब उसने जीमिंग का सिर अपने कंधे पर रखा तो उसे उसके कंधे पर आराम महसूस हुआ। नींद में ही उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी बांह कसकर पकड़ ली। उसने उस लड़की की ओर देखा जो गहरी नींद में थी। वह पहले अपने निर्णय पर पछता रहा था और उसे दूर धकेलना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। उसने जोर से आह भरी जब उसने अपना टैबलेट एक तरफ रख दिया और कार में उसका संतुलन बनाने के लिए अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। जीमिंग ने अपना सिर उसके कंधे पर रगड़ा और आरामदायक स्थिति पाने के लिए उसकी बाहों में सिमट गई। कपड़ों की परतों के बावजूद लिवेई महसूस कर सकता था कि वह उसके चेहरे को अपनी छाती से रगड़ रही थी, क्योंकि वह उसके ऊपर झुकी हुई थी। जब वह इस तरह चिपकी तो उसे असहज महसूस हुआ। उसे अपने शरीर में झुनझुनी महसूस हुई। घबराहट में वह भूंठ भरता रहा और उसके होंठ सूख गए। उसने उसके चेहरे की ओर देखा और उसके पतले गुलाबी होंठ देखे जो नम और गुलाबी थे। अनजाने में ही उसने अपने होंठों को नम करने के लिए आपस में दबा लिया। जब उसने उन नम होंठों को देखा तो उसका गला सूख गया था। अचानक उसे याद आया कि वह जीमिंग के बारे में सोच रहा था। तभी उसे उसके असभ्य व्यवहार और अनुचित कार्यों की याद आई जो वह पीछे से करने की आदी थी। उनके बारे में सोचते हुए उसका चेहरा काला पड़ गया। फिर उसने अपनी नजर बाहर की ओर घुमा ली ताकि उसकी ओर न देखे। जब वे जिन विला पहुंचे तो उन्होंने ड्राइवर को कुछ भी कहने से रोक दिया। वह सावधानी से कार से उतरा और सोती हुई सुंदरी को अपने हाथों में सावधानी से उठाया। उसे जगाने की कोशिश नहीं की। वह उसके चेहरे पर थकान देख सकता था, इसीलिए उसने उसे जगाया नहीं बल्कि उसे उठाकर अंदर ले गया। जब वह राजकुमारी शैली में जीमिंग को लेकर जिन विला में दाखिल हुआ तो लिविंग रूम में बैठे सभी नौकर उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। वे अपने तनावपूर्ण रिश्ते से अच्छी तरह वाकिफ थे और लिवेई का उनके प्रति नर्म व्यवहार करना आश्चर्यजनक था। यूमेई ये देखकर खुश थी कि उनके बीच संबंध सुधर रहे थे, क्योंकि अतीत में लिवेई कभी भी जीमिंग के साथ कहीं नहीं गई थी। लिवेई सीधे पहली मंजिल पर गया और उसे उठाते हुए उसके कमरे का दरवाजा खोला। जब वह सो रही थी, लिवेई ने पहले ही उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया था ताकि वह आराम कर सके, अन्यथा उसका सिर हवा में लटकने से संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने सावधानी से उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके पैरों से एड़ियां निकाल दी। उसने उसे लिटाकर कंबल से ढक दिया। उसने उसके शांत और शांतिपूर्ण सोते हुए चेहरे को देखा जो सोते समय चमक रहा था। वह सोते समय ज्यादा अच्छी लगती है, क्या इसलिए कि वह बोल नहीं रही होती? उसे एहसास हुआ कि जब वह नहीं बोल रही होती तो वह ज्यादा सुंदर लगती है। वह जाने के लिए मुड़ा और कार्यालय जाना चाहता था कि अचानक उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने उन कोमल उंगलियों की ओर देखा जो उसका हाथ थामे हुए थीं। उसके हल्के लाल गालों और उसके बचकाने व्यवहार को देखकर वह मुस्कुराया। उसने सावधानी से उसका हाथ अपने हाथ से हटाया और उसके गालों को थोड़ा खींचा। उसने उन्हें जोर से नहीं खींचा क्योंकि वह शांति से सो रही थी। वह मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया। जब वह नीचे गए तो उन्होंने बटलर को उसकी देखभाल करने और उसे समय पर दवाएं देने का निर्देश दिया। बटलर ने उसे अजीब नजरों से देखा क्योंकि यह पहली बार था जब वह जीमिंग के बारे में चिंतित था। लिवेई खांसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस अगर वह बीमार पड़ गई तो हमें अस्पताल का बिल भरना पड़ेगा और कुछ नहीं। उसने बटलर के चेहरे पर अजीब सा भाव देखते हुए कहा।
बटलर ने कुछ नहीं कहा और हल्के से मुस्कुराया। इसके बाद लिवेई अपने कार्यालय चले गए और विला से बाहर चले गए। अध्याय 12 दर्दनाक यादें। कमरे में जब वह सो रही थी तो उसके माथे पर रेखाएं उभर आईं और वह सोते समय भौहें चढ़ा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके होंठ दुख और पीड़ा से कांप रहे थे। वह एक ऐसा सपना देख रही थी जिससे उसका पूरा शरीर दुख और दर्द से कांप रहा था। उसके सिर पर पसीने की बूंदें उभर आईं और गला सूख गया। अपने दुष्स्वप्न में वह महल के हॉल के बीच में फर्श पर पड़ी थी, रो रही थी और सिसक रही थी, इस बात से इनकार कर रही थी कि उसने ऐसा नहीं किया है। उसने कोई अनैतिक काम नहीं किया। उसने अपने चारों ओर उन लोगों को देखा जो उसे घृणा से देख रहे थे। बगल में खड़ी जियाओली ने झाओ मिंग को जमीन पर पड़ा देखकर धूर्तता से मुस्कुरा दी। किसी ने उसके हाव भाव नहीं देखे, लेकिन झाओ मिंग ने उसके हाव भाव देखे। उसे वे भाव बहुत अच्छी तरह याद थे कि कैसे वह उसका जीवन दुखी करने के बाद उस पर हंस रही थी। फिर उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिस पर वह विश्वास करना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी आंखों में केवल घृणा और नफरत देखी। जब उसने उसकी आंखों में ठंडक और अनिश्चितता देखी तो वह सचमुच रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। जब उसे अपने पिछले जीवन में झेले गए अपमान की याद आई तो उसका शरीर कांप उठा। अचानक वह अपने दुष्स्वप्न से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। वह सांस लेने की कोशिश करते हुए हाँफने लगी। वह ठंडे पसीने से भीग गई थी। जब वह बैठी तो उसके अतीत की सारी बुरी यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं। वह सब कुछ भूलना चाहती थी क्योंकि वह उन्हें याद रखना चाहती थी, क्योंकि उनमें कुछ भी अच्छा नहीं था। उसे वह समय याद आया जब उसने महल में विवाह किया था। कोई भी उसे वहां नहीं रखना चाहता था, लेकिन एक व्यक्ति था जो उसका रक्षक था और उसका सबसे करीबी दोस्त था जो विवाह के बाद उसके साथ आया था। महल क्रूर और एकाकी था, लेकिन उसकी रक्षक आहलेंग हमेशा उसकी शिकायतें सुनती थी और उसे महल की क्रूरताओं से बचाने की कोशिश करती थी। वह उसके साथ अपनी छोटी बहन की तरह व्यवहार करता था। जब भी उसे लोगों की घृणा, नफरत और उनकी योजनाओं का सामना करना पड़ता तो वह हमेशा उसे सांत्वना देने और बचाने के लिए मौजूद रहता। महल में आराम का एकमात्र स्रोत वही था, यहाँ तक कि जिस आदमी के पीछे वह महल में आई थी वह भी उस पर ध्यान नहीं देता। अपनी शादी के बाद जीचेंग को युद्ध और अन्य देशों में जाना पड़ता है। शादी के बाद वह महल में अकेली रहती थी। लड़की के लिए यह सबसे मुश्किल समय था जब उसे अपने घर से दूर एक अनजान जगह पर रहना पड़ा। और महल बहुत सख्त था और लोगों को उसकी जीवन शैली अपनाने में कठिनाई होती थी। लेकिन चूंकि वह महारानी थी, इसलिए उन्होंने वहां समायोजित होने के लिए कड़ी मेहनत की। यह उपाधि उसके लिए बहुत कष्टकारी थी, लेकिन चूंकि पुराने सम्राट ने उसे महारानी के रूप में सिंहासनारूढ़ किया था, इसलिए उसके पास उसकी इच्छाओं का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूढ़े सम्राट की मृत्यु के बाद लूशी के बाद महल में केवल आहलेंग ही उसकी एकमात्र मित्र थी जो उसकी दासी थी। वह हमेशा उसकी व्यथा और चिंता को सुनता है और किसी तरह वह उसके सहयोग से एक जगह रहने में कामयाब हो पाती है। उसके साथ उसका रिश्ता जैद की तरह शुद्ध है, लेकिन जियोली, जीचेंग की उपपत्नी और महारानी डोवेगर की प्यारी बहू, उसे एक मिनट के लिए भी खुश नहीं देख सकती थी। उसने उसके खिलाफ साजिश रची और जीचेंग के मन में नकारात्मक विचार भरने शुरू कर दिए। उसने जीचेंग के सामने उसे एक बेईमान और एक वेश्या के रूप में चित्रित किया जो दूसरे पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध रखती है। उसने उसके खिलाफ साजिश रची और जीचेंग को कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जिससे उसे उस पर शक हो गया। इतना ही नहीं, उसने महारानी डोवेगर को यह विश्वास भी दिलाया कि उसका गार्ड के साथ अनैतिक संबंध है। महल में महारानी का किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध रखना एक अपराध है जिसके लिए मृत्युदंड, यानी केवल मृत्युदंड ही उचित है। ये घटना महल से बाहर नहीं गई क्योंकि इससे जीचेंग की छवि खराब हो जाती। वह इसलिए नहीं मारी गई क्योंकि जीचेंग ने आहलेंग पर विद्रोही होने का आरोप लगाकर उसे दंडित किया और मार डाला। उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे पता है कि उसे उस पर यकीन नहीं था। अगर उसे उस पर यकीन होता तो वह ऐसा कभी नहीं करता। उस घटना के बाद उसने उससे कभी बात नहीं की, उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस उससे बात करना चाहती थी और उसे सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे कभी मौका ही नहीं दिया। उसे मृत्युदंड तो नहीं मिला, लेकिन उसे महारानी डोवेगर, अन्य रखेलों और शियाओली द्वारा अपमान का सामना करना पड़ा, जो मृत्यु से भी अधिक यातनापूर्ण था। जियोली ने कभी भी उससे सीधे तौर पर सामना नहीं किया, बल्कि हमेशा उसकी पीठ पीछे चाले चलता रहा। उसने सोचा कि जियोली एक मासूम और अच्छी लड़की थी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह जैसी दिखती है वैसी नहीं है। उसका व्यक्तित्व अलग है जो वह कभी किसी को नहीं दिखाती। यह उसका वास्तविक व्यक्तित्व था जो स्वार्थी और लालची था। वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे याद आया कि महारानी डोवेगर ने उसे कितने अपमान और ताने दिए थे और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जियाओली की तरह शाही और प्रभावशाली नहीं थी। वह तो बस उस सैनिक की बेटी थी जो अपनी औषधीय क्षमता के लिए मशहूर था। पुराने सम्राट के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों के कारण उसे जीचेंग के सिंहासन पर बिठाया गया था। जब उसने उसे पहली बार देखा तो वह उससे प्यार करने लगी। जब उसने पहली बार उसका खूबसूरत चेहरा देखा तो उसका दिल धड़क उठा। जब उसकी शादी होने वाली थी तो उसने तय कर लिया था कि वह इस शादी में अपना सब कुछ झोंक देगी, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन बदले में उसे सिर्फ अपमान, दर्द और मौत मिलती है। अल्पविराम। जब उसे अपनी दर्दनाक यादें याद आई तो वह अनजाने में ही रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर कोई महिला दूसरी महिलाओं से शादी करती है और कई महिलाओं को घर लाती है तो ये सामान्य बात है, लेकिन अगर महिलाएं किसी पुरुष से बात करती हैं तो उनका अहंकार बीच में आ जाता है। अगर वे चाहते हैं कि एक महिला जीवन भर एक ही पुरुष के प्रति वफादार रहे, तो क्या पुरुष के लिए भी यही बात नहीं होनी चाहिए? वह इस सवाल के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखें नम थीं और आंसू बह रहे थे। तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम में आत्मसम्मान नहीं है? उसने बुदबुदाते हुए अपना चेहरा छुआ और अपनी उंगलियों पर गीले आंसुओं को देखा। रचनाकारों के विचार। कामलिन।
कोई भी महिला अपने पति को अन्य महिलाओं के साथ साझा करना पसंद नहीं करती, चाहे वह प्राचीन काल हो या आधुनिक। हे दोस्तों, मुझे पता है कि यह अध्याय थोड़ा भारी था, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगले अध्याय में मैं आपको कुछ हल्के फुल्के पल जरूर दूंगा। तब तक वोट करें और रेटिंग दें। प्रोत्साहित करना। अध्याय 13, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? जीमिंग इतनी थकी हुई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वह बिस्तर पर लेट गई और फिर से नींद में चली गई। वह नहीं जानती कि ये दवा के कारण था या कुछ और, लेकिन उसे उठने का मन नहीं हुआ। वह दोपहर का खाना छोड़कर पूरी दोपहर सोती रही। शाम को यू मेई उसे खाने के लिए बुलाने आई, लेकिन उसने अनसुना करने का नाटक किया और पूरी रात सोती रही। उसका दिल खाली था, उसे कुछ भी खाने या किसी का सामना करने का मन नहीं कर रहा था। उसकी सारी दर्दनाक यादें उसके दिमाग में घूम रही थीं। पूरी दोपहर इसी तरह बीती। जब वह शाम को उठी तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और खाली भाव से छत को देख रही थी। अचानक उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। तभी एक आवाज सुनाई दी। ये यू मेई थी। मिस, शाम के 6 बज चुके हैं और आपने कुछ नहीं खाया है। कृपया नीचे आकर कुछ खा लीजिए। तुम अभी भी कमजोर हो और तुम्हें और पोषण की जरूरत है। तुम्हें अपनी दवाइयां भी लेनी होंगी। अगर मालिक को पता चला तो वो हमें डांटेंगे। कृपया उठ जाओ। उसकी बातें सुनकर खाने के नाम पर उसका पेट भी बड़बड़ाने लगा। उसे भूख लगी थी क्योंकि उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वे नाश्ता किए बिना ही मॉल चले गए। उसका पेट बहुत जोर से गुर्रा रहा था। वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई और कुछ खाने के लिए नीचे चली गई। जब वह नीचे आई तो मेज पर उसके लिए ढेर सारे व्यंजन सजे थे, मानो दोपहर का खाना देर से और रात का खाना जल्दी हो। व्यंजनों की स्वादिष्ट सुगंध सूंघकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह कुर्सी पर बैठ गई और खाना शुरू करने के लिए चॉपस्टिक्स उठा ली। तभी उसने एक ठंडी और भारी आवाज सुनी, अब आप लंच कर रहे हैं। क्या तुम फिर से अस्पताल जाना चाहती हो या यह मेरा ध्यान आकर्षित करने की तुम्हारी एक और चाल है? लिवेई, जो अभी अभी ऑफिस से वापस आया था, लंबे कदमों से डाइनिंग टेबल की ओर उसके पास आया। जब लिवेई ने शाम को बटलर को उसकी हालत के बारे में पूछने के लिए फोन किया तो बटलर ने उसे बताया कि वह पूरी दोपहर अपने कमरे से नीचे नहीं आए और उसने दोपहर का भोजन भी नहीं किया। उसका चेहरा कड़वा हो गया। क्या ये औरत मरना चाहती थी? उसे अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है और उसने न तो दोपहर का खाना खाया और न ही दवा। क्या वो अपनी छोटी मोटी हरकतों से मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है? यह विचार आते ही उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई। जब उसे उसकी ध्यान आकर्षित करने की पुरानी रणनीतियां याद आईं और याद आया कि कैसे वह हमेशा उससे झगड़ा करती थी। वह कुछ देर तक अपने फोन को देखता रहा, फिर गुशाओ को अंदर बुलाया। थोड़ी देर बाद गुशाओ अंदर आया। क्या आपको कुछ चाहिए सर? लिवेई ने उसकी ओर देखा और कहा, शाम की सभी बैठकें रद्द कर दो, मैं घर जा रहा हूँ। उसने अपना कोट उठाते हुए कहा। गुशाओ हैरान हो गया और हकलाते हुए बोला, सर, लेकिन शाम 7 बजे एक महत्वपूर्ण दिन मीटिंग है और हम उसे रद्द नहीं कर सकते। लिवेई ने उसकी ओर देखा और कहा, तो फिर तुम इसमें शामिल हो सकते हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे कैसे प्रबंधित करते हो, लेकिन मुझे जाना है, इसलिए इसे अच्छी तरह से संभालना। इसके अलावा मुझे कल इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना। उसने गुशाओ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। लिवेई के ऑफिस से जाने के बाद गुशाओ अवाक रह गया। क्या यह मेरी कंपनी है? मुझे मीटिंग में उसकी जगह क्यों आना पड़ा? लिवेई सहजता से उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया, जबकि नौकरानी उसके लिए भी कटलरी तैयार कर रही थी। मुझमें उससे निपटने की ताकत नहीं है। क्या मैं दिन में एक बार चैन से खाना नहीं खा सकती? उसके बेतुके शब्द सुनकर उसने अपने होंठ भींच लिए। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए दोपहर का खाना क्यों छोड़ दूंगी, जब मुझे पता है कि आपको मेरी मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता? और क्या आपको फर्क पड़ता है कि मैं खाऊं या नहीं? जब 3 महीने अस्पताल में भर्ती रहने से आपका ध्यान आकर्षित नहीं हो सकता, तो दोपहर का खाना छोड़ने से क्या हो सकता है? उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी, बस ये देखने के लिए कि कहीं वह बीमार तो नहीं है। लेकिन उसे मेरी चिंता की जरा भी कद नहीं है। उसने उसे घूरा और कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी खांसी सुनकर वह रुक गया। उसने उसकी ओर देखा। वह खाना खाते हुए घुट रही थी और जोर से खांस रही थी, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। अपना गुस्सा भूलकर वह उसकी पीठ थपथपाने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे ठीक महसूस हुआ तो उसने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर शांति और चिंता थी। उसने अपना दोपहर का भोजन देर से खाया और वह भी उसके साथ शामिल हो गया, क्योंकि उसने दोपहर के भोजन की बैठक के दौरान ज्यादा कुछ नहीं खाया था। उसके बाद वे चाय पीने के लिए लिविंग रूम में चले गए। ये पहली बार था कि वे एक साथ समय बिता रहे थे। चाय पीते हुए उसने उसकी तरफ देखा। वह सीधी बैठी थी, एक हाथ गोद में रखे और दूसरे हाथ में चाय का कप पकड़े। इतनी शान से चाय पी रही थी कि नौकर भी उसे ऐसे देखकर हैरान रह गए। ऐसी शान शौकत उसमें कभी नहीं थी, ऐसी आभा जिसकी जिन परिवार की मालकिन को जरूरत थी। जीमिंग गहरी सोच में थी जब उसने आखिरकार कहा, लिवेई। वह चाय की चुस्की लेते हुए गुनगुनाया, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि अगर मैं मर भी जाती तो तुम्हें कोई परवाह नहीं होती? उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसकी बातें सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा भावशून्य था। वह उसके विचार नहीं समझ सका और कुछ देर तक उसे घूरता रहा। अध्याय 14, जिसे आपको अवश्य याद रखना चाहिए। जब लिवेई ने उसका सवाल सुना तो उसने उसकी तरफ देखा और उसकी उदास आंखें देखीं। वह घबराहट में चाय के कप पर थपथपा रही थी। वह इस बात से उलझन में था कि उसने उससे ऐसा कुछ क्यों पूछा। पहले वे एक दूसरे के मामलों की कभी परवाह नहीं करते थे। उसे उससे कभी कोई उम्मीद नहीं थी, बस वह चाहता था कि वह कम से कम मिसेज जिन की तरह व्यवहार करे और उसे अब और शर्मिंदा न करे। उसने उससे कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि वह चाहता था कि वह उसके परिवार के स्नेह का बदला चुकाए जो उससे प्यार करता है। उनकी मां चाहती थी कि जीमिंग शादी के बाद सभी से मिले और सभी को जाने, लेकिन जब भी वे जिन मैंशन जाते थे, जीमिंग हमेशा अपने फोन में व्यस्त रहती थी।
वह हमेशा उन मेहमानों से बात करती है जिन्हें उसकी माँ उसे अपनी बहू कहकर मिलवाती थी। कुछ समय बाद उसकी माँ ने भी उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करना बंद कर दिया। मदर जिन को एहसास हुआ कि जीमिंग का उनके साथ जुड़ने का कोई इरादा नहीं है और वह उनके साथ तालमेल नहीं बिठा सकती। उसे पार्टी करना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपने कुछ बेकार दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है और कई बार वह पार्टी से सुबह ही लौट आती है। वह हमेशा उस पर शक करती है, उससे लड़ती है और हमेशा जिद्दी व्यवहार करती है। अतीत में उनके बीच कई गलतफहमियां और मुद्दे थे, लेकिन उस समय भी लिवेई ने उससे कभी कुछ नहीं कहा था। लेकिन जब उसकी हद पार हो गई तो उसने उससे तलाक मांगा, लेकिन उसने धमकी दी कि अगर उसने तलाक देने की कोशिश की तो वह उसे जान से मार देगी। अगर उसने उसे तलाक दे दिया तो मिसेज जिन के रूप में उसकी हैसियत और व्यवहार खत्म हो जाएगा। इसलिए जब उसने पूल में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की तो वह पागल हो गया। ... जब लिवेई ने उसका प्रश्न सुना तो वह कुछ देर तक चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने उत्तर दिया, जीमिंग, मैं कोई बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं होगी कि तुम मरी हो या नहीं। आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो। हालांकि हमारा रिश्ता सामंजस्यपूर्ण नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। क्या मैंने किया? मैंने अपने दादाजी की वजह से तुमसे शादी की और यह मेरी समस्या थी कि मैं खुद को तुमसे प्यार नहीं कर पाती। इसलिए मैंने तुमसे दूरी बनाने की भी कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएं। लेकिन तुम हमेशा मुझे परेशान करने के लिए कई ऐसी चीजें करते हो जो मुझे पसंद नहीं है, और हमारा रिश्ता बिगड़ गया। लेकिन मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, और मैं कभी अस्पताल में तुमसे मिलने नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और यही वह चीज थी जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी। मैं तुम्हारे पति के रूप में तुम्हारी रक्षा करने में असफल रहा। तुम मेरी वजह से लगभग मर ही गई थी, मिंग, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता था ताकि तुम मुझसे नफरत करो और अपना जीवन जियो, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे अपना जीवन बर्बाद करो जो तुम्हें प्यार नहीं करता। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। जब उसने उसकी बात सुनी तो उसे कुछ हद तक असहायता महसूस हुई और जीमिंग और अपने अतीत के प्रति दया आई। वे दोनों एक प्रेमहीन विवाह में शामिल थे। वह उस अकेलेपन को महसूस कर सकती थी जो इस तरह के रिश्ते में सहना पड़ता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब उसे याद आया कि उसे अपने जीवन में क्या क्या झेलना पड़ा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक आदमी से पागलपन की हद तक प्यार किया था। वह जीमिंग की तरह हठी और जिद्दी नहीं थी, लेकिन उसे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? अब वो मर चुकी है और उसे नहीं पता कि कोई उसकी परवाह भी करता है या नहीं। उसे ये भी नहीं पता कि उसे ठीक से दफनाया भी गया है या गांव से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि अगर यह जियाउली के हाथों में है तो वह बाद वाले को पसंद करेगी। जब लिवेई ने उसके आंसू देखे तो उसका दिल उसके लिए दुखित हो उठा। जब उसने उसे चुपचाप रोते देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी सनसनी सी महसूस हुई। वह उसकी आंखों में दर्द और दुख देख सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इन सब का उस पर इतना गहरा असर होगा। उसने सोचा था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है या नहीं, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में उदासी देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह उसके बारे में गलत सोच रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, यदि मैंने पहले आपको परेशान किया हो तो मुझे खेद है। चूंकि मुझे अब कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैं केवल अपने पिछले असभ्य कार्यों के लिए क्षमा मांग सकती हूँ। लिवेई, मैं अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा, और इन 6 महीनों में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैंने यूमेई से सुना है कि मैंने पहले भी आपको शर्मिंदा किया है और आपके परिवार का अनादर किया है। मुझे इसके लिए सचमुच खेद है। मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ऐसा लगता है कि यह मेरी ही गलती थी कि हमारा रिश्ता इस मुकाम तक पहुंच गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जैसा कि हमने वादा किया था, मैं 6 महीने बाद चुपचाप चला जाऊंगा। मैं अभी जा सकता था, लेकिन इस समय मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मुझे इस अवधि में आपको परेशान करना होगा। लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस अवधि में मैं आपको परेशान न करूं। यह मैं आपसे वादा करता हूं। उन्होंने लिविंग रूम के कोने में खड़ी यूमेई को भी यह सब बताने के लिए घूरा। लिवेई को घूरते हुए देखकर यूमेई जल्दी से छिपने के लिए अंदर चली गई। जब उसने उसकी बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिछले असभ्य और अहंकारी व्यवहार के लिए बुरा महसूस कर रही थी। वह उसके चेहरे पर कुछ भी याद न रख पाने और अपने बारे में ऐसी बातें सुनने की लाचारी देख सकता था जिससे वह दोषी महसूस कर रही थी। याददाश्त खोने के बाद वह उसे एक अलग नजरिए से देखने लगा और अब वह उसे पहले जितना परेशान नहीं करती। उसका दुबला पतला चेहरा जो आंसुओं से भीगा हुआ था देखकर उसका दिल पसीज गया। अचानक जब उसने उसके आंसू देखे तो उसकी भावनाएं उसकी इंद्रियों पर हावी हो गईं। वह सोफे से उठकर उसकी ओर चला गया। जब वह अचानक उसके पास आया तो वह चौंक गई। उसने उसकी ओर देखा और जब उनकी नजरें मिली तो उसके अंदर भावनाओं का एक तीव्र उभार महसूस हुआ। उसने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखें कोमल हो गईं। वह नीचे झुका और अपना हाथ सोफे के हैंडल पर रख दिया, दूसरे हाथ से उसका चेहरा थामकर उसके होठों पर चुंबन किया। जब उसके पतले होंठ उसके मुलायम और मोटे होंठों से मिले तो वह अपना नियंत्रण खो बैठा। उसके लिए उसके गुलाबी मुलायम और कोमल होंठ मीठे लग रहे थे। जीमिंग चौंक गई जब उसने अचानक उसे चुमा। उसकी आंखें चौंककर खुल गईं और वह उसे अचंभित होकर देखने लगी। वह हंस पड़ा जब उसने देखा कि वह दोनों आंखें खोलकर उसे देख रही है। जब वह हंसा तो उसकी मूर्छा दूर हुई और उसे एहसास हुआ कि यह ठीक नहीं है। उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की लेकिन उसका छोटा शरीर उसे दूर नहीं कर सका। उसने उसे छाती पर मारा लेकिन लिवेई ने उसके हाथों को नीचे दबा दिया जिसने पहले हैंडरेस्ट को पकड़ रखा था। जो चुंबन कोमल शुरू हुआ था वह उसके संघर्ष के कारण भावुक हो गया। वह उन मुलायम और मोटे होंठों से अलग नहीं हो सकता था।
जीमिंग, जिसे लापरवाही से चूमा जा रहा था, उसके शरीर के नीचे पिघल गई और उसे लगा कि उसकी ऊर्जा उसके शरीर से निकल गई है। जब उसने उसे चूमा तो उसका मन व्याकुल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस चुंबन से उसे क्या महसूस होगा। क्या उसे खुश या दुखी होना चाहिए? वह जीमिंग नहीं थी और इस अजीब दुनिया में आए और अचानक किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी बन गई जिसे वह जानती भी नहीं थी। क्या ये सही है कि इसे ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाए और इसे अपने नए जीवन की शुरुआत मान लिया जाए? लेकिन जीमिंग का क्या? अगर वो अपनी दुनिया में वापस चली गई तो क्या होगा? उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस चुंबन से उसे क्या महसूस होगा। जी चेंग के अलावा वो कभी किसी और मर्द के करीब नहीं आए, और उनके अंगरक्षक आलेंग, जिनके साथ वह सिर्फ दोस्त थी, पर उनके साथ अनैतिक संबंध रखने का आरोप लगाया गया। वह अभी भी उस घटना से सदमे में थी और इस बात को लेकर चिंतित थी कि जब लिवी को पता चलेगा कि वह जीमिंग नहीं है तो वह उसके बारे में क्या सोचेगा। क्या यह उससे झूठ बोलने जैसा नहीं है? आखिरकार वह जीमिंग उसकी पत्नी नहीं थी, वह झाओमिंग थी जो मर चुकी थी और जीमिंग के शरीर में स्थानांतरित हो गई थी। जब कुछ देर बाद लिवेई ने उसे सांस लेने का समय देने के लिए चुंबन तोड़ा तो दोनों जोर जोर से हौंफ रहे थे। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसके गाल लाल हो गए थे और चेहरे पर घबराहट का भाव था। वह ये नहीं बता सका कि वह खुश थी या परेशान, लेकिन वह देख सकता था कि वह चौंक गई थी। लिवेई ने उसकी ओर कोमलता से देखा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वह सोफे से उठी और बिना पीछे देखे ऊपर की ओर भाग गई। लिवेई को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह एक डरी हुई खरगोश की तरह भाग रही है। जब उसने अचंभित होकर अपने होठों को छुआ तो वह हल्के से हंस पड़ा। कोई व्यक्ति अपनी यादें भूल जाने के बाद पूरी तरह कैसे बदल सकता है? उसे लगा कि वह नाटक नहीं कर रही थी। क्या वह हमेशा से ऐसी ही थी? वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका असली व्यक्तित्व क्या था। लेकिन उन्हें जीमिंग का ये संस्करण पसंद आया। पब फ्यूचर एड्स, अध्याय 15, जागो मिंग। जब मिंग अपने कमरे में गई तो उसने दरवाजा बंद कर लिया और जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगी। उसने अनजाने में अपने होठों को छुआ और लिवेई द्वारा उसे चूमने का दृश्य उसके सामने आ गया। वह अचंभित होकर कहीं नहीं देखती रही। उत्साहित होने से अधिक वह अजीब महसूस कर रही थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि क्या महसूस करे। वह कुछ दिन पहले किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी थी और अचानक एक अलग दुनिया में आ गई और लिवेई की पत्नी बन गई। ये कहना गलत होगा कि उसे इस दुनिया में आने से नफरत थी, बल्कि उसे लगा कि इस दुनिया में आकर वह ज्यादा सुकून और खुशी महसूस कर रही है। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ अनुभव किया था। अपने पिछले जीवन में यद्यपि उसने जी चेंग के साथ विवाह संपन्न किया था, तथापि उसके साथ उसकी पहली या आखिरी रात प्रेम के कारण नहीं थी, बल्कि उसे वासना कहा जा सकता है। जब वह उनके विवाह कक्ष में आया तो उसकी आंखें लाल थीं और जब उसने उसे धुंधली आंखों से देखा तो वह अपना सारा होश खो बैठा। उस रात उसे इतनी यातनाएं दी गईं कि उसकी मौत हो गई। लेकिन उसने सोचा कि पति पत्नी के बीच ऐसा ही होता है। वह पति पत्नी के बीच के कोमल और प्रेमपूर्ण रिश्ते से अनभिज्ञ थी। उसने इस बात की शिकायत नहीं की कि उस रात के बाद वह कितनी थक गई थी, लेकिन उसका दिल तब दुखा जब उस रात के बाद वह कभी उससे मिलने नहीं आया। वह हमेशा युद्ध में लगा रहता था या किसी दूसरे देश में चला जाता था। उन्हें कभी साथ समय बिताने का समय नहीं मिलता था और न ही उसे उसकी आंखों में वह कोमलता दिखाई देती थी जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन लिवेई के साथ उसका चुंबन कोमल और प्रेमपूर्ण था। जब उसके होंठ उसके होंठों से छुए तो वह उस अनुभूति से कांप उठी। जब उसने उसे चूमा तो वो एहसास उसके लिए अजनबी था। उसे जिंदगी में ऐसा प्यार कभी नहीं मिला था, इसलिए वो डरी हुई थी और उसे स्वीकार करने से हिचकिचा रही थी। क्या वो इस तरह प्यार पाने की हकदार भी है? वो जीमिंग नहीं है, लेकिन क्या उसका खुश रहना ठीक है? उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस समय उसे क्या महसूस करना चाहिए। उसने लिवेई के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उनके रिश्ते में क्या गड़बड़ हुई जो उन्हें तलाक लेने या आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। क्या यह उसकी गलती थी कि उनकी शादी इस तरह बिगड़ गई, या जीमिंग की? जब वह समझ नहीं पाई कि उनके बीच क्या हुआ तो उसने आह भरी। अपने दादा के कारण उसे जीमिंग से शादी करनी पड़ी। हालांकि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, कम से कम उसने कभी उसका अपमान नहीं किया और न ही जीमिंग को अपने ससुराल वालों से किसी भी शिकायत का सामना करना पड़ा जैसा कि उसके अतीत में हुआ करता था। झाओमिंग की जिंदगी बर्बाद होने की असली वजह महारानी डोबगर और शियाओली थी। अगर वे उसकी जिंदगी में न होते तो शायद वे दोनों साथ में खुशी खुशी रह रहे होते। उसे लगा कि जीमिंग और लिवेई दोनों ही अपनी टूटी हुई शादी के लिए बराबर के दोषी हैं। अगर उन्होंने कोशिश की होती तो वे अपनी शादी को सफल बना सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जीमिंग ने अपनी जान ले ली? क्या ये वाकई आत्महत्या थी? उसके बारे में सुनकर ऐसा नहीं लगता कि वह ऐसी लड़की थी जो किसी के लिए अपनी जान दे देगी। जीमिंग की यादों के बिना वह समझ नहीं सकती कि क्या हुआ था, या फिर क्या वजह है कि वह सिर्फ अपने शरीर में ही आए। क्या इन दोनों में कोई संबंध है? लेकिन दो अलग अलग दुनिया के लोगों के बीच क्या संबंध हो सकता है? इन सब बातों के बारे में सोचकर वह थक गई। थोड़ी देर बाद वह आईने की ओर चली गई। अपने प्रतिबिंब को देखते हुए उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो, लेकिन मुझे आशा है कि तुम शांति में होगे। मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में क्यों आई और मुझे तुम्हारी जगह क्यों लेनी पड़ी। मेरा मानना है कि ऐसी कई बातें हैं जो वे आपके बारे में नहीं जानते। मुझे एहसास हुआ कि उनके मन में आपके बारे में बहुत बुरा नजरिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप वैसे नहीं थे जैसा आप होने का दिखावा करते थे। मुझे पता है कि हम जो देखते और सुनते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी कहानी में कुछ और भी होता है जो कोई नहीं जानता। तुम्हारी भी कोई कहानी होगी जो कोई नहीं जानता। झाओमिंग ने आईने में देखा और अपना प्रतिबिंब देखते हुए बोली। उसके लिए यह ऐसा था जैसे वह असली जीमिंग से बात कर रही थी, क्योंकि दर्पण के सामने खड़े होने से उसे असहजता महसूस हो रही थी, क्योंकि दर्पण उसके अपने प्रतिबिंब से अलग था।
वह अपनी कोमल आंखों से आईने की ओर देख रही थी कि अचानक उसे सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने सिर को हाथों से कसकर पकड़ लिया और शांत होने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। दर्द असहनीय था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। जल्द ही उसका शरीर पसीने से भीग गया और उसका शरीर कांपने लगा। जब वह फर्श पर गिर पड़ी तो उसके पैर कमजोर हो गए और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह भी अपना सिर पकड़े हुए थी क्योंकि दर्द असहनीय था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वह इस दर्द को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसके पास किसी को मदद के लिए पुकारने की भी ताकत नहीं थी। वह लगातार रो रही थी और जोर जोर से सांस ले रही थी क्योंकि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और पलकें भारी हो गईं और उसने जल्द ही अपनी आंखें बंद कर लीं। वह बेहोश हो गई क्योंकि उसकी ऊर्जा थकान और सिर में तेज दर्द के कारण खत्म हो गई थी। कुछ समय बाद यूमेई ने दरवाजा खटखटाया जो जीमिंग की दवाइयों के साथ आई थी। वह बार बार दरवाजा खटखटाती रही और अपना नाम भी पुकारती रही, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लिवेई जो जीमिंग के विपरीत कमरे में था, उसने यूमेई की आवाज सुनी। वह दरवाजा खोलकर बाहर आया। क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? उसने उससे पूछा क्योंकि वह उसके चिल्लाने से परेशान था। यूमेई ने चिंता से उनकी ओर देखा और कहा, मास्टर, मैं ये दवाइयां मिस को देने आई थी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल रही हैं। मुझे चिंता है कि कहीं कुछ। यूमेई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि लिवेई के चेहरे पर उदासी छा गई। वह आगे बढ़ा और जोर से दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा एक पल में खुल गया। दरवाजा कसकर बंद था लेकिन ताला नहीं लगा था। यूमेई इसे खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये जाम हो गया था और लिवेई के बल से ये तुरंत खुल गया। लिवेई अंदर गया और जीमिंग को फर्श पर बेहोश पड़ा देखकर हैरान रह गया। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मिस, यूमेई चिल्लाई जब उसने जीमिंग को इस हालत में देखा। लिवेई जल्दी से उसके पास गया और उसके चेहरे से बाल हटा दिए। जब उसने उसका पीला थका हुआ चेहरा देखा तो वह घबरा गया। उसने उसके चेहरे पर थपथपाया और पाया कि उसका पूरा शरीर ठंडा था। डॉक्टर को बुलाओ अभी, उसने यूमेई पर चिल्लाते हुए उसे अपनी बाहों में उठाया और उसके बिस्तर तक ले गया। उसने सावधानीपूर्वक उसे बिस्तर पर लिटाया और कंबल से ढक दिया। उसने उसके चेहरे पर थपथपाकर और उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथों को रगड़कर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उसके हाथों को गर्म करने के लिए उन्हें रगड़ा। उठो मिंग, उसने उसके राख जैसे चेहरे को देखते हुए धीरे से फुसफुसाया। अध्याय 16। वास्तव में उसके साथ क्या हुआ? डॉक्टर का इंतजार करते हुए वह उसके हाथ मल रहा था। जब डॉक्टर आए तो वह खड़ा हो गया और डॉक्टर के लिए रास्ता बनाते हुए उसने उसकी हालत के बारे में बताया। जब हमने 1 घंटे पहले बात की थी तब वह ठीक थी, लेकिन बाद में हमने उसे जमीन पर गिरा हुआ पाया। वह पसीने से लथपथ थी और उसका शरीर ठंडा था। कृपया जांच करें कि उसे क्या हुआ। वह भी अभी कोमा से उठी थी और यहाँ वह बेहोश हो गई, उसने घबराहट में बड़बड़ाया। डॉक्टर उसे घबराया हुआ देखकर दंग रह गए। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए मिस्टर जिन, हम मिसेज जिन की जांच करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाए। डॉक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। अगर वह उसे साइड में ही लेता रहा तो वह उसकी जांच कैसे कर सकेगा। उन्होंने जीमिंग की नब्ज जांची और अपनी टॉर्च से उसकी आंखों की जांच की। उन्होंने लिवेई की ओर देखा और पूछा, क्या उसने आज अपनी दवाएं ली? जब वह लिवेई से बात कर रहा था, नब्ज जीमिंग का रक्तचाप और तापमान जांच रही थी। जब लिवेई ने यह सुना तो वह यूमेई की ओर देखने लगा जो चिंतित होकर उसके पीछे खड़ी थी। डॉक्टर, दरअसल मिस ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और उन्होंने शाम को पहली बार खाना खाया था। मैं उन्हें दवाइयां देने आई थी लेकिन उन्हें जमीन पर गिरा हुआ पाया। वह आगे आए और डॉक्टर को सारी बात बताई। उसने महसूस किया कि किसी ने उसे ठंडी निगाहों से देखा है। उसने पलट कर देखा तो लिवेई उसे मौत की नजर से घूर रहा था। जब उसने लिवेई के खतरनाक हाव भाव देखे तो उसके हाथों के बाल डर से खड़े हो गए। उसने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, तुम सब क्या कर रहे थे जब तुम उसे ठीक से खाना भी नहीं खिला सकते? क्या तुम सिर्फ गपशप करने के लिए पैसे ले रहे हो? वह उस पर चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर कोने में खड़ा हेड बटलर भी थोड़ा डर गया। मैडम का ध्यान न रखना उसकी भी गलती थी। डॉक्टर ने लिवेई की ओर देखा और कहा, मिस्टर जिन, मुझे लगता है कि श्रीमती जिन बेहोश हो गई क्योंकि उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और अपनी दवाइयां नहीं ली थी, इससे उनका शरीर कमजोर हो गया था। उन्होंने लिवेई को स्पष्ट रूप से बताया, उसका शरीर पहले से ही कमजोर है और ऊपर से उसने खाना और दवाइयां भी नहीं ली, इसलिए वह बेहोश हो गई। कृपया उसे खुश रखने की कोशिश करें। तनाव के कारण उसका रक्तचाप बढ़ गया है। कृपया उसे गुस्सा या तनावग्रस्त न करें। डॉक्टर ने नर्स द्वारा लिखी गई उसकी तापमान और रक्तचाप रिपोर्ट की जांच करने के बाद कहा, अगर वह इतना तनाव लेती रही तो सबसे बुरी स्थिति में उसे ब्रेन हेमरेज हो सकता है। वह भी कोमा से जागी है, इसलिए उसे विशेष देखभाल की जरूरत है। लिवेई ने डॉक्टर की बातें ध्यान से सुनी और उस पीली लड़की को देखा जो आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसके बाद नर्स ने डॉक्टर के कहे अनुसार उसे इंजेक्शन लगाया। जब नर्स जीमिंग को इंजेक्शन दे रही थी, डॉक्टर ने लिवेई की ओर मुड़कर कहा, श्री जिन, हमने उसे इंजेक्शन दिया है जो उसके रक्तचाप को कम करने में मदद करेगा। जब वह उठे तो कृपया उसे दी गई दवाइयां दे दें। ये भी ध्यान रखें कि वह कभी भी खाना न छोड़े। वह पहले से ही बहुत कमजोर है और खाना नहीं छोड़ सकती। डॉक्टर की बात सुनते ही लिवेई ने सिर हिलाया। वह कब जागेगी? लिवेई ने चिंतित होकर उससे पूछा। वह कल सुबह तक जाग जाएगी। हमने जो इंजेक्शन दिया है उससे उसे आराम मिलेगा और वह ठीक से सो सकेगी। चिंता मत करो, अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो मुझे फोन करना। डॉक्टर उसे निर्देश देकर चला गया। बटलर डॉक्टर को बाहर ले गया। जब डॉक्टर चले गए तो लिवेई ने आह भरी और जीमिंग के पास जाकर बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उसने उसके पीले सफेद चेहरे को देखा। उसके नम होंठ, जिन्हें उसने कुछ देर पहले चूमा था, सूख कर फट गए थे। क्या वह हमारी बातचीत की वजह से तनाव में थी?
या फिर उस चुंबन की वजह से जिससे वह हैरान और चौंकी थी। वह उलझन में था कि उसे तनाव किस बात से हुआ। नीचे तो वह ठीक लग रही थी, लेकिन अपने कमरे में वापस आने के बाद वह अचानक बेहोश हो गई। जब वह ऊपर आई तो उसके साथ क्या हुआ, वह उसके पीले चेहरे को देखते हुए सोच रहा था। उसने उसके माथे को छुआ और उसके सिर की रेखाओं को चिकना किया। उसे देखते देखते कब वह उसके बगल में सो गया, उसे पता ही नहीं चला। अध्याय 17 खुशी से जियो। सोते समय जीमिंग ने एक आवाज सुनी, झाओमिंग। जब उसने सपने में एक आवाज सुनी तो वह सोते हुए अवचेतन रूप से बुदबुदाई, हाँ। इंजेक्शन की वजह से उसकी आंखें बंद थीं और वह चैन की नींद सो रही थी। उसकी सांसें भी सामान्य थीं। झाओमिंग ने एक पारंपरिक चीनी पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें एक लंबा चोगा था और उसके बाल एक जूड़े में बंधे थे, जिसे एक हेयरपिन से सजाया गया था। वह उस आवाज का अनुसरण करते हुए एक कमरे में प्रवेश कर गई जिसने उसे बुलाया था। कमरा बिल्कुल अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पुकारा, कौन है ये? कहाँ हो तुम? मुझे क्यों बुलाया? उसने अंधेरे कमरे में कुछ ढूंढते और देखने की कोशिश करते हुए पूछा। अचानक उसकी नजर एक दर्पण पर पड़ी जिसके ऊपर से सफेद रोशनी निकल रही थी। वह आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। वह आईने में अपना प्रतिबिंब देख सकती थी। वह खुद को आईने में पहचान सकती थी क्योंकि उसने वह गाउन पहना हुआ था जो उसने महारानी के रूप में ताज पहनाए जाने पर पहना था, और उसने वह हेयरपिन भी पहना हुआ था जो जीचेंग के दादा ने उसे दिया था। हेयरपिन न केवल एक आभूषण था बल्कि यह शासन में वर्तमान महारानी का प्रतिनिधित्व भी करता था। अचानक दर्पण में प्रतिबिंब बदल गया और उसमें अस्पताल का गाउन पहने एक लड़की दिखाई दी। झाओमिंग चौंक गया और हैरान रह गया क्योंकि दर्पण में उसका प्रतिबिंब जीमिंग के प्रतिबिंब में बदल गया था। लड़की का प्रतिबिंब उससे अलग था। लड़की पीली और थकी हुई लग रही थी। प्रतिबिंब में दिख रही लड़की जीमिंग थी जिसने उसे पहले भी बुलाया था। झाओमिंग ने जीमिंग की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जब उसने सावधानी से बात की तो उसकी आवाज कांप रही थी। प्रतिबिंब में जीमिंग ने झाओमिंग को देखा और हल्के से मुस्कुराया। झाओमिंग उसकी मुस्कान देखकर कांप उठा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं अपने शरीर में वापस नहीं जा सकती, लेकिन तुम मेरे शरीर में हो, इसलिए मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। जीमिंग ने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ कहा। झाओमिंग ने गौर से उसकी ओर देखा। मुझे पता है कि तुम मेरे शरीर में खुद को देखकर घबरा गए होगे, लेकिन मैं भी ये देखकर उतनी ही घबरा गई थी कि मैं अपने शरीर में वापस नहीं जा सकती। शायद यही मेरा अंत था। उसने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, मैं अपना शरीर तुमसे नहीं लूंगा। तुम चाहो तो जीमिंग के रूप में रह सकते हो, लेकिन केवल एक शर्त पर। क्या बात है? झाओमिंग ने धीमी आवाज में पूछा। मेरी तरह मत जियो। मैंने अपने आसपास के कई लोगों को सिर्फ इसलिए चोट पहुंचाई है क्योंकि मुझे चोट लगी थी, खासकर लिवेई को। हालांकि हमारे बीच प्यार नहीं था, फिर भी हम अपनी शादी को संभाल सकते थे, लेकिन मेरी जिद और कुछ लोगों की घटिया चालों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बस खुशी से जीने की कोशिश करो। तुमने भी अपने जीवन में कष्ट झेले होंगे, तभी तो तुम सभी दर्दनाक यादों से दूर भागने के लिए मेरे शरीर में आए हो। और सिर्फ इसलिए कि आप दयालु हैं, लोगों को आप पर हावी न होने दें। आप देख सकते हैं कि दयालुता का आपको क्या परिणाम मिलता है, मृत्यु। इसलिए ऐसा दोबारा न होने दें। झाओमिंग ने जीमिंग को देखा और उसकी आंखों में दर्द देख सका। अंत तक वह घमंडी रही, लेकिन झाओमिंग उसकी मजबूत आभा और करिश्मा देख सकता था। उसकी बातों के पीछे कितनी ही बातें छिपी हैं जो उसे अभी तक पता नहीं थी। इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत कुछ अनुभव किया है, लेकिन उसका मजबूत चरित्र उसे किसी के सामने कमजोर नहीं होने देता। थोड़ी देर बाद झाओमिंग बोला, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी जगह ले ली है, लेकिन मैं कभी किसी की जगह नहीं लेना चाहता था। आखिरकार मैं खुद एक अवांछित महारानी हूँ जिसे उसके पति ने त्याग दिया है। पिछले जन्म में मेरी प्रतिष्ठा भी अच्छी नहीं थी, हालांकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। लेकिन मैं आपकी बात समझ गया। मैं कमजोर नहीं रहूंगा और इस नए जीवन को खुशी और मजबूती से जीने की कोशिश करूंगा। मैं किसी को सिर्फ इसलिए अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं दयालु हूँ। मैं लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा वे मेरे साथ करेंगे। झाओमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस जीवन और मृत्यु के अनुभव ने मुझे बहुत बदल दिया है। अब मैं पहले जैसी कमजोर और दयालु झाओमिंग नहीं रही। मैं खुद का एक बेहतर संस्करण बन गई हूँ। जीमिंग हल्के से मुस्कुराए और बोली, ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम बदल गए हो। अब मैं तुम्हें अपनी यादें दे दूंगी ताकि तुम आराम से जी सको। मेरे त्याग को व्यर्थ मत जाने देना। खुशी से जियो, अलविदा। ऐसा कहने के बाद शीशे में जीमिंग का प्रतिबिंब गायब हो गया और झाओमिंग जो शीशे के सामने खड़ी थी, उसके सिर में तेज दर्द होने लगा जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसके दिमाग में कई तस्वीरें और दृश्य भरने लगे, मानो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलें ट्रांसफर कर रही हों। उसे ऐसे दृश्य और लोग दिखाई देने लगे जो उसके लिए अपरिचित तो थे, पर कुछ हद तक परिचित से लगते थे। उसके दिमाग में इतनी सारी जानकारी भर गई थी कि उसका सिर भारी और दर्द भरा हो गया। अत्यधिक पीड़ा के कारण उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर कसकर पकड़ लिया और दर्द से कराहते हुए जमीन पर बैठ गई। अल्पविराम। आधी रात को लिवेई उसके बगल में सो रहा था। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा तकिया बना हुआ था। वह उसे पकड़े हुए सो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस जन्म में वह उसके साथ सोएगा, और वो भी अपनी सहमति से, और वो भी किसी नशे के प्रभाव में नहीं। सोते समय उसने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था, लेकिन अचानक उसके संघर्ष और हलचल के कारण उसे जागना पड़ा। जब वह उठा तो उसने उसका पीला चेहरा देखा जो पसीने से लथपथ था, और वह दर्द से कांप रही थी और रो रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी रो रही थी, मानो उसे दर्द हो रहा हो, पर साथ ही वह सो भी रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी यह हालत देखकर वह चौंक गया, उठकर बैठ गया और उसे जगाने की कोशिश की। उसने उसके चेहरे पर थपथपाया और उसका नाम पुकारा, शीमिंग।
मिंग। दूसरी ओर जीमिंग दर्द में थी और उसका शरीर कांप रहा था। दर्द के कारण उसने हिलने की कोशिश की लेकिन उसे केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं। तभी अचानक उसने किसी को अपना नाम मिंग पुकारते सुना। उसने उस जानी पहचानी आवाज को ढूंढा और एक रोशनी देखी। वह उस प्रकाश स्रोत के पास गई। वह अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ी और प्रकाश में कदम रखते ही उसका शरीर गायब हो गया। अचानक जी मिंग ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि लिवेई उसके बगल में घबराया हुआ था और चिंतित भाव से उसे देख रहा था। उसने स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी आंखें झपकाईं और देखा कि लिवेई उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए था और घबराया हुआ और चौंका हुआ दिख रहा था। वह अनजाने में अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूती है जबकि वह स्तब्ध अवस्था में है और धीरे से उसका नाम पुकारती है, लिवेई। पब फ्यूचर एड्स। अध्याय 18, हमारे रिश्ते के लिए एक मौका। जी मिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तभी लिवेई का चिंतित चेहरा उसकी नजर में आया। वह उसका नाम पुकार रहा था और उसे चिंतित नजरों से देख रहा था। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो उसने राहत की सांस ली और पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया है या कहीं भी असहज महसूस हो रहा है? उसने उससे कई सवाल पूछे। जब उसने उसका पीला चेहरा और सोते हुए उसकी छटपटाहट देखी तो वह सचमुच चिंतित हो गया। वह इस समय जिस हालत में थी वह बहुत ही नाजुक थी। उसके सूखे फटे होंठ, बिखरे बाल और पसीने से भीगी हुई। जब उसने उससे बहुत सारे सवाल पूछे तो जी मिंग ने उसकी ओर आंखें तरेड़ी और चकित होकर उसकी ओर देखा। जब उसने उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखे तो वह भावुक हो गई और शुक्रगुजार हुई कि वह उसे अंधेरे से बाहर निकालने के लिए वहां था। अगर उसकी आवाज न होती तो शायद वह वापस न आती। उसे लगा जैसे आज वही उसका रक्षक है। अगर वो न होता तो शायद वो उस भयावह अंधेरे में फंस जाती। वह स्तब्ध थी और उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को हल्के से छुआ जो उसके कांपते ठंडे हाथों से था और उसे धीमी कर्कश आवाज में पुकारा, लिवेई। जब जी मिंग का ठंडा हाथ लिवेई की त्वचा के संपर्क में आया तो वह उसके ठंडे हाथों के कारण थोड़ा कांप गया। लिवेई उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया जो उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रहा था। हालांकि इस समय उसकी आवाज निर्जलीकरण के कारण भारी थी लेकिन उसके कानों को उसकी आवाज मधुर लग रही थी। उसके मुंह से उसका नाम सुनकर मुझे अजीब सा सुखद एहसास हुआ। पहली बार उसने अपनी आंखों में कोमलता और प्यार भरे भाव के साथ उसे इस तरह पुकारा था। वह भी अभी एक सपने से जागी थी जो वास्तविक लग रहा था और वह सपने और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पा रही थी। वह भी इस बात को लेकर असमंजस में थी कि क्या ये सब स्थानांतरण वाली बात एक सपना है, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसे समझ आ गया कि यह सब वास्तविक है। उसकी कमजोर स्थिति को देखकर लिवेई ने अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया। पहले तो वह स्तब्ध रह गई लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करते हुए उसने भी अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेट लीं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं इस अविश्वसनीय सच्चाई को स्वीकार कर लूं। मैं अब जी राजवंश की महारानी और जी चेन की पत्नी नहीं हूं। मैं जी मिंग हूं, जिन लिवेई की पत्नी। मुझे इस हकीकत को स्वीकार करने और इस नई पहचान के साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करनी थी। इस दुनिया में वापस जाना या आना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कर सकती हूँ कि अच्छी जिंदगी जी सकूं। उसके मन में कई विचार घूम रहे थे जब वह उसकी बाहों में थी। उसे अपने आलिंगन में पाकर लिवेई के होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। उसने उसकी पीठ थपथपाई मानो उसे आश्वस्त कर रहा हो कि वह वहीं है। नीचे उसके साथ हुई बातचीत और उनके बीच हुए पहले चुंबन के बाद लिवेई को उसके प्रति बहुत अधिक लगाव और नजदीकी महसूस हुई। उसे महसूस हुआ कि अब तक उसने उसे गलत समझा था और वह उसे और अधिक जानना चाहता है तथा इस निराशाजनक विवाह को एक और मौका देना चाहता है। कोमा से जागने के बाद जी मिंग ज्यादा परिपक्व और समझदार हो गया था। उससे बात करते हुए उसे ज्यादा सहज और करीब महसूस हो रहा था। वे कुछ देर तक इसी स्थिति में रहे, फिर मिंग ने खुद को खींचा और झिझकते हुए उसकी ओर देखा और कहा, लिवेई, मुझे मेरी यादें वापस मिल गई हैं। लिवेई उसकी बातें सुनकर दंग रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चाहता था कि वह अपनी बात कहे। मुझे पता है कि मेरी यादें वापस आने के बाद हमने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि लिवेई ने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? उसके चेहरे पर ठंडक थी और साथ ही घबराहट भी थी क्योंकि वह उससे तलाक लेना चाहती थी जबकि वह उसके लिए कुछ महसूस करने लगा था। उसने अपनी कोमल और संकोच भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, मैं नहीं चाहती। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले उसका सिर झुक गया। झिझकते हुए उसने कहा, मैं तलाक नहीं चाहती, लेकिन मुझे पता है कि मेरी यादें वापस आने के बाद हमने तलाक पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है। और पहले भी मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है और बिना किसी वजह के नखरे दिखाए हैं। तुम्हें शायद मैं रूखा और मतलबी लगा हूं, लेकिन लिवेई, मैं अब पहले वाली जी मिंग नहीं रही। लोग बदलते हैं और खासकर जिंदगी और मौत के हालात से गुजरने के बाद मैं भी बदल गई हूं। और किसी तरह अब मैं तुम्हें भी उसी नजर से नहीं देखती। तुमसे बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बारे में मेरा नजरिया गलत था। लिवेई, मैं नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूं। मैं हमारे टूटे हुए रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूं। तलाक लेने से पहले मैं चाहती हूं कि हम इस रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करें। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर तुम नहीं करते तो मैं अभी तलाक के कागजात पर दस्तखत कर सकती हूं और फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। और अगर तुम मेरी हालत की वजह से मुझे तलाक नहीं देना चाहते तो चिंता मत करो। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। ये फैसला लेते वक्त तुम्हें अपनी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर से एक तरफा रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती। वो मन ही मन उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। इस समय वह उसकी अस्वीकृति सुनने के लिए तैयार थी और सोच रही थी कि उसके बिना वह इस अनजानी दुनिया में कैसे रहेगी। लेकिन अब जब उसने अपनी बात कह दी है तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर उसने अभी उसे ठुकरा दिया तो वह बस अपनी बदकिस्मती को कोस सकती है। लिवेई ने कुछ नहीं कहा और उसे गौर से देखा। जी मिंग उलझन में पड़ गई जब उसने कुछ नहीं कहा। उसे चिंता हो रही थी कि वो बोल क्यों नहीं रहा।
उसने मुंह खोला और बोली, लिवेई, क्यों? जैसे ही उसने बोलने के लिए अपने होंठ खोले, वह झुक गया और अपने नम होठों से उसके सूखे फटे होठों को बंद कर दिया और धीरे से उसके होठों को काटने लगा। जीमिंग दंग रह गई जब उसने अचानक उसे चूमा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह पास से उसकी लंबी पलकें देख सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो। लिवेई ने चुंबन रोक दिया और अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, लेकिन उसने अपने होंठ नहीं खोले। उसके होंठ उसके होठों को छू रहे थे और उसने धीमी, कर्कश आवाज में कहा, अपनी आंखें बंद करो। तुम इस तरफ से डरावनी लग रही हो। जब उसने आंखें खोली और देखा कि वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही है, तो वह चौंक गया। किसी को इस तरह आंखें बंद करके चूमना अजीब लगता है। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया उसे प्यारी लगी, पर वह चाहता था कि वह भी इस पल का उतना ही आनंद ले जितना वह ले रहा था। जीमिंग ने अपनी आंखें झपकाईं और आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने उसे बताया, उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने अपने दिल की सभी असहज भावनाओं को छोड़ देने का फैसला किया और इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहा। थोड़ी देर बाद लिवेई ने चुंबन तोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम्हें मेरा जवाब मिल गया। उसने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। उसने उसकी ओर आंखें घुमाईं और भ्रम में अपनी आंखें झपकाईं। लिवेई उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर देखकर हंसा और अपनी उंगली से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, बेवकूफ, मैं जिन लिवेई हूँ। मैं किसी भी लड़की को ऐसे ही नहीं चूमूंगा। मेरा चुंबन कोई साधारण चुंबन नहीं है। इसमें वादा और मेरा जवाब है कि मैं हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। और एक बात, तुम्हें बीती बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैंने ऐसा व्यवहार किया। लेकिन अब, जब से तुम कोमा से जागी हो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ महसूस होने लगा है। मुझे नहीं पता कि यह प्यार है या नहीं, लेकिन यह एक ऐसा एहसास है जो मुझे कभी नहीं हुआ। और मैं हमें एक नई शुरुआत देना चाहता हूँ। और यह चुंबन हमारी नई शुरुआत की पुष्टि थी। उसने उसे गौर से देखते हुए कहा। जब जीमिंग ने उनकी बातें सुनी, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सोचा, ये वास्तव में एक नई शुरुआत है। अध्याय 19 6 महीने की समयावधि। लिवेई जीमिंग को एक सौम्य भाव से देख रहा था। हालांकि वह पीली और बीमार लग रही थी, पर इस समय वह ज्यादा आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि जब वह तलाक लेने पर इतना अड़ा हुआ था, तो उसने अपने रिश्ते को एक मौका देने की सहमति दे दी। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे, लेकिन उनका स्वाद मीठा और लुभावना था। लिवेई उन गुलाबी होठों को चूमने के लिए फिर झुका, लेकिन उसने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेल दिया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों? उसकी चमकती आंखों को देखकर उसने आह भरी, जिनकी चमक उसके इनकार के कारण मंद पड़ गई थी। मैं थक गई हूँ। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं भी सोना चाहती हूँ। ये कहकर उसने उसे धीरे से धक्का दिया। उसने उसकी ओर देखा और हठपूर्वक कहा, मैं आज रात यहीं सोऊंगा। जीमिंग उसके साहसिक शब्द सुनकर चौंक गई और बोली, हमने बस अपने रिश्ते को एक मौका देने का फैसला किया है। और जब तक हम एक दूसरे को स्पष्ट रूप से नहीं समझ लेते और एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताना नहीं चाहते, तब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं सोएंगे। उसने शर्माते हुए जवाब दिया। उसके बेबाक शब्दों से वह शर्मिंदा थी। हालांकि वह इस आधुनिक दुनिया में आ गई थी, लेकिन दिल से वह अब भी वही पुरानी झाओमिंग थी। वह रातों रात अपनी सोच नहीं बदल सकती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिवेई निराश हो गया और सोचने लगा, अगर वह पहले जैसी हो जाए तो अच्छा होगा। कम से कम उसे उसके साथ सोने के लिए ये सब तो नहीं करना पड़ेगा। वह उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखों में गौर से देखते हुए बोला, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा पति हूँ। और यह सही है कि हम एक ही कमरे में सोएं। पहले हम साथ नहीं सोते थे क्योंकि हमारी भावनाएं एक जैसी नहीं थी, लेकिन अब हम दोनों सहमत हैं, है ना? हमारे पास पहले से ही विवाह प्रमाण पत्र है। हम कोई अनैतिक काम नहीं कर रहे हैं। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, और तुम बीमार भी हो। तुम अभी अभी बुरे सपने से जागी हो। अगर तुम अकेली सोई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अगर आधी रात को तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई या फिर कोई और बुरा सपना आ गया, तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अपनी बात पूरी करने के बाद वह गौर से उसकी ओर देखने लगा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। उसने ठान लिया था कि वह ना को जवाब नहीं मानेगा। वो जिन लिवेई था, शहर का सबसे खूबसूरत आदमी और देश का सबसे युवा सीईओ। लड़कियां उसके बिस्तर पर आने के लिए बेताब थीं और उसकी पत्नी उसे कमरे से बाहर निकाल रही थी। उसने उसकी ओर देखा और उसके शब्दों के बारे में सोचा और फिर जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम सही हो। मैं आज रात अकेले नहीं रहना चाहती। उसने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। उसे डर था कि उसे फिर से दुष्वप्न आ सकता है और उस समय अकेले रहना उसके लिए बहुत दुखदायी होगा। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तो और, हम शादीशुदा हैं, हम इसमें कोई अनैतिक काम नहीं कर रहे हैं। हमारा एक कमरा साझा करना सही है। ठीक है, फिर हम साथ सोएंगे। जब उसने ये कहा तो उसकी आंखें चमक उठी और नदी के मीठे पानी की तरह चमकने लगीं। लेकिन उसके अगले शब्दों ने उसकी आंखों की चमक तुरंत गायब कर दी। लेकिन तुम बिस्तर के दूसरे कोने पर सोओगे और अगले 6 महीने तक मुझे नहीं छुओगे। 6 महीने बाद हम अपने रिश्ते की स्थिति तय करेंगे कि हम तलाक चाहते हैं या नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इस पर वह उसे पिल्ला जैसी नजरों से देखता है। क्यों? और 6 महीने बाद क्यों सोच रहे हो? हम ऐसे ही रह सकते हैं। और छूना क्यों नहीं? ये ठीक नहीं है। हम शादीशुदा हैं मिंग, लिवेई। कल हम एक दूसरे को तलाक देना चाहते थे और अब नहीं। हम अपना फैसला तुरंत बदल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ समय बाद हम साथ रहना ही न चाहें। इसलिए हम इन 6 महीनों को एक परीक्षण काल के रूप में लेंगे और देखेंगे कि हम इस रिश्ते को निभा पाते हैं या नहीं। और इस दौरान तुम्हारे लिए मुझे छूना भी उचित नहीं है। ठीक है। जब उसने ये कहा तो उसके चेहरे पर उलझन और तनाव आ गया। लेकिन ये ठीक नहीं है मिंग। लेकिन अगर हम कुछ और नहीं करेंगे तो हम अपने रिश्ते को कैसे परख सकते हैं?
अहम, एक रिश्ते को निभाने के लिए एक जोड़े को अन्य चीजों के साथ भी अनुकूल होना चाहिए। जीमिंग, हर रिश्ते में शारीरिक अंतरंगता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, वरना क्या वे सिर्फ दोस्त नहीं होते जो एक ही कमरे में रहते हैं। और शारीरिक अंतरंगता हमें और करीब लाएगी, क्या तुम्हें नहीं लगता? उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। वह अपने सावधानीपूर्वक और वाक्पटु शब्दों से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसकी ओर देखा और उसकी बातों पर हंसी। शारीरिक अंतरंगता वाकई जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम बस बहाव के साथ चलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अंतरंगता सिर्फ एक तरफा नहीं बल्कि सहमति से होनी चाहिए। और अगर कोई 6 महीने बाद अलग होना चाहे तो हम नियम का पालन करेंगे। और मैं इस विषय पर और कोई बहस नहीं चाहता। अगर तुम सहमत नहीं हो तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ऐसा कहकर उसने अपने हाथों से उसे दरवाजे का रास्ता दिखाया। ये सुनते ही उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मैं सहमत हूँ। अपनी बात कहने के बाद वह मन ही मन मुस्कुराया। तो फिर हम अपना रिश्ता पक्का कर सकते हैं। अहम, इसका मतलब है कि मुझे 6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जीमिंग, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि हम भी किसी भी दूसरे जोड़े की तरह रह सकते हैं। इसके बाद वे सोने चले गए। लिवेई ने किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे सुला दिया और वह झिझकते हुए मान गई। जब वह मान गई तो वह मन ही मन मुस्कुराया। हाँ, वह इन बातों में कितनी भोली है। वह बिस्तर के एक कोने में पीठ के बल लेटा हुआ था और जीमिंग दूसरे कोने पर लेटी हुई थी। उसे खुशी थी कि वो सिर्फ हाथ पकड़कर सोने को राजी हो गई। किसी भी रिश्ते का ये पहला कदम होता है। वो न सिर्फ उसका हाथ थामे हुए था बल्कि हाथ पकड़े हुए सो भी रहा था। अध्याय 20, लकड़ी की तरह सोना। दवाइयों और कमजोरी के कारण जीमिंग गहरी नींद में सो रही थी। उसके लंबे काले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और उसकी गोरी त्वचा खिड़की से आती रात की रोशनी में चमक रही थी। वह बिस्तर के एक कोने पर पीठ के बल लेटी हुई थी और लिवेई का हाथ पकड़े हुए थी, क्योंकि उसने सचमुच हाथ पकड़कर उससे सोने की विनती की थी और वादा किया था कि वह इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। जब मिंग सो गई तो उसके बगल में एक और व्यक्ति था जिसे नींद नहीं आ रही थी। वह पहले उसके सोने का इंतजार कर रहा था। जब उसने उसकी सांसों को एक समान और शांत होते हुए महसूस किया तो उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसने उसे हल्के से पुकारा, जीमिंग। जब उसने पुष्टि की कि वह अपने सपनों में डूबी हुई है और शांति से सो रही है तो उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर आई। वह अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़े हुए था और उसकी ओर मुंह करके उसके चमकते चेहरे को मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था, जो इस अंधेरी रात में एक तारे की तरह चमक रहा था। क्या वह हमेशा से इतनी खूबसूरत थी? मुझे पहले कभी ऐसा क्यों नहीं लगा? उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से हटाया और उसके पास गया। वह उसके सफेद चेहरे को छूने ही वाला था कि अचानक वह करवट बदलकर उसकी ओर मुंह करके खड़ी हो गई। वह चौंक गया जब वह अचानक उसकी ओर मुड़ी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और वह सो रही थी। जब वह मुड़ी तो उसका चेहरा उसके चेहरे के इतने करीब था क्योंकि उसने पहले ही उनके बीच की दूरी कम कर दी थी और उसके पास आ गया था। अब उनके चेहरे लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। जिन लिवेई के पूरे बदन में गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि वो उसकी तपती सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था और उसके पके आड़ू जैसे होठों को एकटक देख रहा था। हालांकि वो थोड़े सूखे और सफेद थे, लेकिन उनका स्वाद शहद जैसा मीठा था। जब उसने उसे करीब से देखा तो उसके गले में एक घुटन सी रह गई और उसके चेरी जैसे होंठ उसे बुला रहे थे। पब फ्यूचर एड्स। उसने साहस जुटाया और धीरे धीरे उनके होठों के बीच की दूरी को कम करने के लिए हाथ बढ़ाया और अपने नम होठों से उन सूखे होठों को सील कर दिया। जब उसने उन सूखे लेकिन मीठे होठों को चूमा तो उसके पूरे बदन में गर्मी का एहसास हुआ। उसने ध्यान रखा कि वह जाग न जाए, इसलिए उसने चुंबन को गहरा नहीं किया बल्कि धीरे से उसके होठों को चूमा, जिससे वह नींद में ही हल्के से कराह उठी। जब उसने शोर मचाया तो वह चौंक गया और अपनी हरकतें बंद कर दी, लेकिन उसने अपने होंठ नहीं हटाए बल्कि मासूमियत से पलकें झपकाईं। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह अभी भी सो रही थी। उसने अपनी आंखें नहीं खोली और सोते समय उसने वह आवाज निकाली, लिवेई अंडरस्को। वह अचानक अपनी सज्जनता की छवि पर काबू नहीं रख पाया और उसे अभी कुछ खाने की इच्छा हुई, लेकिन ये सही समय नहीं था क्योंकि वह बीमार थी और वे इतनी जल्दी अगले चरण पर नहीं जा सकते थे। हालांकि वह ऐसा करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि जीमिंग उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। अंततः उसने उसके होठों को आखिरी बार चाटने के बाद उनसे अलग होकर उसकी नाक के सिरे को चूमा। उसने आह भरी क्योंकि वह और आगे जाना चाहता था, लेकिन क्या होगा यदि वह उसे कभी छूने ही न दे। फिर उसने उसके सोते हुए चेहरे को देखा और फिर धूर्तता से मुस्कुराया। वह उस कंबल में घुस गया जिसे जीमिंग इस्तेमाल कर रही थी और उसने अपना पैर उसकी ओर बढ़ाया और जब उसके पैर की उंगलियां उसके टखने को छू गईं जो पंख की तरह मुलायम था तो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कमर पकड़ ली, उसके उभारों को टटोलने लगा। उसके हाथ उसकी पीठ और कमर पर फिर रहे थे। उसने एक पायजामा पहना हुआ था जिसे यूमेई ने डॉक्टर के आने से पहले और उसके बेहोश होने पर बदल दिया था। वह अपने हाथ उसके पूरे शरीर पर फिरा रहा था और पजामे के ऊपर से उसके उभारों को महसूस कर रहा था। जब उसने फिर से उसके चेहरे की ओर देखा और पाया कि वह शांति से सो रही है तो वह मुस्कुराया और अपना ठंडा हाथ उसके पायजामा के नीचे डाल दिया और जब उसने उसकी त्वचा को छुआ जो गर्म थी तो वह अचानक ठंड से हल्के से सिहर गई और थोड़ा सिकुड़ गई। ठंड के कारण जब वह अचानक कराहने लगी तो लिवेई का हाथ हवा में जम गया और सिकुड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप वह उसकी गर्दन में गहराई तक लिपट गई। पब फ्यूचर एड्स। लिवेई चौंक गया और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि वह अचानक उसके करीब आ गई थी और उसके लिए पहले से ही नियंत्रण करना कठिन था और उसके इस तरह के व्यवहार के साथ वह कैसे शांतिपूर्ण नींद ले सकता था। लेकिन वह फिर भी नहीं जागी। उसकी पलकें इतनी भारी थीं कि खुल नहीं पा रही थी और वह जाग गई। लिवेई उसके सोते हुए प्यारे हाव भाव देखकर मुस्कुराया। जब उसके हाथ उसकी चिकनी रेशमी त्वचा को छूते तो उसके अंदर एक बिजली सी दौड़ जाती और वह एक जलती हुई वासना से भर जाता।
वह अपने पैरों की उंगलियों से उसके पैरों को और हाथों से उसकी नंगी पीठ को सहलाता रहा। फिर उसने अपना हाथ उसके चेहरे पर ले जाकर उसकी नाक और गालों को अपनी उंगलियों से हल्के से छुआ और जब उसकी उंगलियां उसके सूखे होठों तक पहुंची तो ये रुक गया। वह अपने हाथों से उसकी पीठ को सहला रहा था और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वह अपनी सीमा जानता था, इसलिए उसने आह भरी और अपनी सीमा भूलने से पहले ही अपना हाथ बाहर खींच लिया। वहां उसके लिए स्थिति असहज हो रही थी और उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और हल्के से हंसा। वह इतनी गहरी नींद कैसे सो सकती है? उसने तो आंखें खोलने की भी कोशिश नहीं की। उसके साथ इतना कुछ हुआ, फिर भी वह सो रही है। लेकिन अचानक उसे एक एहसास हुआ जिससे उसके चेहरे के भाव फीके पड़ गए। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वह दूसरों के सामने, खासकर मर्दों के सामने न सोए। उसे पता भी न चले कि कोई सोते समय उसका फायदा उठा रहा है। फिर उसने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया और सोने की कोशिश करने लगा। अल्पविराम सुबह। वह अपने सामान्य समय पर सुबह सुबह उठ गई। उसने आंखें नहीं खोली, लेकिन जब उसने अपना शरीर हिलाने की कोशिश की तो उसे अकड़न और कुछ भारीपन महसूस हुआ। और उसका तकिया भी अलग था। वह सख्त तो था लेकिन आरामदायक था। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और उसकी नंगी मांसल छाती उसकी नजर में आ गई। सामने का नजारा देखकर वह चौंक गई। उसने एक शर्ट पहन रखी थी जिसके कुछ बटन खुले हुए थे, जिससे उसे उसकी नंगी मांसल छाती का नजारा दिख रहा था। उसे इतने पास देखकर जीमिंग घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि वे सोते हुए गले मिल रहे थे। उसका चेहरा लाल हो गया। कल रात तो हम बस हाथ पकड़े हुए थे। ये सब कैसे हो गया? पब फ्यूचर एड्स। उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो सुबह की धूप में उसका सुंदर नक्काशीदार चेहरा उसकी दृष्टि में आया। उसका चेहरा और भी अधिक चमक रहा था और अधिक आकर्षक और सुंदर लग रहा था। जब वह उसकी खूबसूरती निहारने में व्यस्त थी तभी उसे एक एहसास हुआ। उसने नीचे देखा और बिस्तर से उछलते कूदते बची। वे दोनों बहुत पास थे, बहुत पास। वह अपने सिर पर उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकती थी। वह उसे कसकर गले लगा रहा था। उसका एक हाथ तकिए की तरह था और दूसरा उसकी कमर पर था। वह उनकी सोने की मुद्रा देखकर शर्मिंदा हो गई और अपने दिल को शांत करने की कोशिश की जो पागलों की तरह धड़क रहा था। फिर वह धीरे से बिस्तर से उठती है। उसकी हरकत से वह कराहने लगता है। वह उसके बचकाने व्यवहार पर हंसती है। उसने तकिया खींचकर उसकी बाहों में रख दिया। वह फिर सो गया। उसे इतनी शांति से सोते देखकर वह प्रसन्न और खुश हुई। लगता है मेरे खुशी के दिन आखिरकार आ ही गए। वह मुस्कुराए और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और नहाने के बाद वह आलू रंग की ड्रेस पहने और सिर पर तौलिया लपेटे बाहर आई। उसने अपने बालों से तौलिया हटाया और उन्हें ब्लोअर से सुखाने लगी, जिसकी आवाज सुनकर लिवेई जाग गई। जब उसने नींद में अपनी आंखें खोली और करवट बदली, लेकिन जब उसने उसे अपने पास नहीं पाया तो वह चौंक गया। जब उसे जीमिंग नहीं मिली तो वह उठकर बैठ गया, क्योंकि उसे बिस्तर पर न पाकर वह हैरान था। उसने ड्राई की आवाज सुनी और वैनिटी टेबल की ओर देखने के लिए मुड़ा और जीमिंग को देखा जो अपने बालों को सुखा रही थी। उसके रेशमी काले बाल हवा में लहरा रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे और वह अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रहा था। उसका चेहरा सुबह की ओस की तरह ताज़ा लग रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी नहाया था और उसका चेहरा हल्का लाल और ताज़ा भी था। उसकी ड्रेस उस पर बहुत सुंदर लग रही थी। उसने पोशाक पहचान ली और यह वही पोशाक थी जो उसने पिछले दिनों खरीदी थी। उसे अपनी दी हुई पोशाक पहने देखकर उसे बहुत खुशी हुई। जब जीमिंग ने उसे शीशे में से अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह हंसी और बोली, घूरना बंद करो, मैं नाश्ता बनाने नीचे जा रही हूँ। पहले जाकर नहा लो, फिर हम साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक है। ये सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। वह जल्दी से उसके पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया, अपना सिर उसकी गर्दन पर रख दिया और कहा, ठीक है महाराज। जब उसने महान शब्द सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि इस शब्द के साथ उसकी कई व्यथित यादें जुड़ी हुई थीं। लिवेई ने उसका भावशून्य चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ और नहा लो, उसने अपनी भावनाओं को शांत करते हुए कहा। लिवेई ने सिर हिलाया और बाथरूम में प्रवेश कर गई, जबकि जीमिंग ने अपना सिर हिलाया और नीचे चली गई। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।